नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारे आज के डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ठीक है ना। टॉपिक का नाम है हमारे डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ठीक है। बात समझिए अच्छे से फटाफट से, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपको याद होगा आपका एजीएम, हमने कल ही डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। एजीएम के जो ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं उसमें 4 एजेंडा होते हैं, 4 एजेंडा होते हैं, उसमें से 2 एजेंडा तो हम लोग आज ही पढ़ने वाले, ठीक है ना। 2 एजेंडा हम लोग आज ही पढ़ने वाले। पहले 2 कौन से? पहले 2 सर, पहला होता है अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम लोग अकाउंट्स में पढ़ेंगे, और दूसरा होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो हम अभी पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो ये 2 जो एजीएम के एजेंडाज होते हैं, एक होता है सर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाला, सेक्शन 123 से लेके 127, और दूसरा होता है बैलेंस शीट P&L को क्या करना, अडॉप्ट करना, वो सेक्शन आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हम लोग दोनों आज पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली गो विद द टॉपिक जिसका नाम है डिविडेंड्स या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट? देखो बेटा, आपने सुना होगा बहुत बारी ग्रॉस प्रॉफिट, आपने सुना होगा बहुत बारी नेट प्रॉफिट, बट सर अच्छा एक और बात सुना होगा आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यू हैव हर्ड अबाउट ग्रॉस, यू हैव हर्ड अबाउट नेट, यू हैव हर्ड अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट यू शुड अंडरस्टैंड ग्रॉस प्रॉफिट से क्या आता है। पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, पहले तो आप निकालते हो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आपका आता है ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसमें से माइनस करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर वहां से माइनस करते हो बहुत सारे एक्सपेंसेस, इनकम ऐड करते हो, तो आपका आता है नेट प्रॉफिट। अब वो नेट प्रॉफिट से भी आप क्या करते हो पता है आपको, यू टेक दैट नेट प्रॉफिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यस और नो? यस सर, द नेट प्रॉफिट विच कम्स फ्रॉम द P&L अकाउंट वी टेक इट टू P&L अप्रोप्रिएशन, और वहां से हम लोग क्या बनाते हैं सर, रिजर्व बनाते हैं, पुराने लॉसेस को क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, है ना। ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब आसान भाषा में वो प्रॉफिट जो पब्लिक को, शेयर होल्डर्स को बांटने के लिए अवेलेबल है, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, टैक्स भी भर दिया, रिजर्व बना दिए, पुराने सेट ऑफ कर लिए लॉसेस को, हर चीज करने के बाद जो पैसा बच गया वो होता है आपका कौन सा वाला, डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड, राइट गाइस। सो ये हमारा पोर्शन है हमारा जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, डिविडेंड। चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली 8, उसके बाद 9 पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्टर्स का, ठीक है ना। सेक्शन ये है हमारा और ये सब है, और साथ में हम लोग स्टैंडर्ड भी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है SS3। तो आपको मैंने जब पढ़ाया था जनरल मीटिंग, वी हैव डिस्कस्ड SS2, SS1 हम लोग बहुत आगे पढ़ने वाले हैं संडे के दिन, जो मैंने बताया था आपको, SS1 बेस्ड ऑन बोर्ड मीटिंग, SS2 पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और अब SS3 पढ़ने वाले हैं डायरेक्टर्स। तो जो भी नोट्स बने हुए हैं वो एज पर अमेंडमेंट और साथ में SS3 इंक्लूडेड है, SS3 के साथ इंक्लूडिव है नोट्स, ठीक है। तो आपको चिंता की बात नहीं है। 5 सेक्शंस इसमें, बहुत सिंपल 5 सेक्शंस है, 123 से 127। व्हाट इज 123? डिक्लेयर कैसे होता है डिविडेंड, सर कहां से होता है, आपने सुना होगा ना, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड फ्रॉम प्रॉफिट्स। फिर डिविडेंड पे होगा तो जमा होगा बैंक अकाउंट में, इट विल ऑलवेज बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड, ऑल दिस स्टफ ये बताया गया 123 में। 124 में क्या बताया गया बेटा, ये बताया गया कि अगर मान लो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी कुछ लोग डिविडेंड क्लेम नहीं करते तो पैसा क्या होगा, एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाया जाएगा आफ्टर, जल्दी बताइए कितने दिन के बाद, आई होप पता होना चाहिए, नहीं पता तो चिंता की बात नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे अभी, लेकिन फिर से बताइए कितने दिन के बाद। अगर डिविडेंड लोगों को बांटा और उन्होंने क्लेम नहीं किया तो कितने दिन के बाद अकाउंट खोलेगा, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज ऑफ द डिविडेंड डिक्लेरेशन के 7 ईयर्स में। तो मैडम आगे चला गया, मैडम में किस सारे रोशनी है, मैडम ही है, ये तो 125 में आएगा IPF में, वो तो IPF में आएगा 120, जो आप 7 ईयर्स बोल रहे हो, यहां पे आएगा 30 डेज। 30 दिन में अगर डायरेक्टर मेंबर्स ने डिविडेंड क्लेम नहीं किया, ठीक है, 30 दिन के अंदर में डायरेक्ट मेंबर्स ने अगर डिविडेंड क्लेम नहीं किया तो विद इन 7 डेज इट विल बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, और वो वहां पे कहां तक, कब तक रहेगा, वहां पे रहेगा 7 साल तक के, और फिर वहां पे आएगा आपका IPF अकाउंट जो आप जानते हो, ठीक है ना। फिर राइट टू केप्ट ऑन अबेयंस वगैरह ये सब है, और पनिशमेंट जो भी मैंने पढ़ाया आपको, इफ यू डू नॉट फॉलो इट, या फिर आप डायरेक्टर्स को डिविडेंड 7 दिन में पे नहीं करते, बहुत कुछ है, तो पनिशमेंट वगैरह आ सकती है, सिंपल। तो 5 सेक्शन बहुत आसान से है, बट उसके पहले हम लोग बात करते हैं डिविडेंड है क्या। तो सब जानते हैं अच्छे से डिविडेंड वर्ड कहां से बनता है बेटा, डिविडेंड वर्ड बनता है डिविडेंडम से। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, यहाँ पे कई सारे बच्चे आ चुके हैं वापस से, सो लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, ये आपका जो मैंने बताया था, एक बात सब लोग ध्यान से सुन लीजिए फिर से। आज हमारा ये सेकेंड लास्ट क्लास है, मैं बोल सकता हूँ, आज 11th है,
11 नवंबर। आज हम लोग 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिविडेंड और अकाउंट्स, बराबर। ये आज हमारा हो जाएगा और तकरीबन हमारा 22 घंटे का पूरा जो रिवीजन कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग 12, 13, 14 3 दिन छुट्टी रखी आपकी दिवाली की। आप घर पे काम करिए और दिवाली के एग्जैक्टली नेक्स्ट डे दैट इज संडे को 15 को हम लोग एक साथ में बम्पर क्लास, दिवाली धमाका क्लास करने वाले हैं 11, 12 और 13 चैप्टर का, जिसमें कि हम लोग सेक्शन नंबर 149 से 205 तक हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और पूरा डायरेक्ट टेस्ट पढ़ा दूंगा अच्छे से, और वो सर तकरीबन जाएगा 6-7 घंटे के आसपास। और मैं आपको पता ही 6-7 घंटे में मैं पूरा सिर्फ डायरेक्टरी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आराम से डायरेक्टर पढ़ाऊंगा, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो सब लोग ध्यान रखिए अभी से ही। और नीचे में टेलीग्राम ग्रुप आपको पता ही होगा हमारा है, उस टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप क्या कर लीजिए, अपने आप को ऐड कर लीजिएगा बिना भूले, सो दैट आप लोगों को हमेशा वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप कोई भी बंदा जानता नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, श्वेता सोलंकी, सर दिवाली के नेक्स्ट डे तो न्यू ईयर होता है, डजंट मैटर। मधुर अग्रवाल, पार्ट सी का क्या होगा? पार्ट सी तो आपकी टीचर ने आपको कवर करवाया होगा, आपने जहाँ से पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर मेरे नोट्स अवेलेबल है, मेरे भी ऐप पे लेक्चर्स अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हो। थोड़ा सा टॉपिक है, एसएसबी है, सेक्युलर स्टैंडर्ड बोर्ड और मेगा फॉर्म्स वगैरह है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए, राइट। संडे का टाइम क्या है उसके लिए मैंने बोला आपको ग्रुप पे ऐड होने के लिए, आप ग्रुप पे ऐड होकर आ सकते हो, ठीक है। अनिता, सर अपलोड होगा क्या सारे क्लासेस? यस, अपलोडेड ही, आपके ग्रुप पर अपलोडेड है यहाँ पे सब कुछ, ठीक है ना। और वीडियो भी यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है ना। चलिए गैस, लेट्स कम टू द टॉपिक देन। तो सर डिविडेंड वर्ड कहाँ से बनता है बेटा? डिविडेंड वर्ड बनता है वर्ड डिविडेंडम से, ठीक है ना। डिविडेंड वर्ड बनता है डिविडेंडम से, और डिविडेंडम का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड। डिविडेंड का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब चीजों को डिवाइड करके लोगों तक बांटना, ठीक है ना। तो डिविडेंडम वर्ड बनता है डिवाइड से। और डिविडेंड इज अ रिटर्न टू ऑन द शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड पेड टू द कंपनी बाय इट्स शेयर होल्डर। बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी बांट रही किसको? शेयर होल्डर को। किस फॉर्म में? रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। मतलब मुझे बताओ, अगर वो शेयर होल्डरों ने अगर वो पैसा कंपनी में लगा के बैंक में रखा होता तो बैंक से क्या मिला होता उनको? इंटरेस्ट मिला होता कि नहीं? हाँ सर, बैंक से उनको मिला होता इंटरेस्ट। अगर मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए आए और वो 1 लाख रुपए मैंने कहाँ रखे होते? बैंक में एफडी करके रखे होते हैं, तो क्या मुझे बैंक से 1 लाख रुपए पर एफडी के तौर पर क्या मुझे ये मिलता? इंटरेस्ट। यस सर, मिलता। बट सर वही 1 लाख रुपए अगर मैं कंपनी को दूं तो क्या मुझे उस पर ये मिलना चाहिए क्या? डिविडेंड। अब मुझे सिर्फ आंसर बताइए, डिविडेंड वर्ड क्यों पड़ा? अगर जब कंपनी बांटती है किसको? शेयर होल्डरों को, वो वर्ड डिविडेंड क्यों बोलती है? इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलती? जल्दी सोच के बताइए, क्या लगता है आपको? अगर मैंने 1 लाख रुपए बैंक में रखे होते, डायग्राम के साथ बताता हूं, ठीक है। अगर तुषार पहाड़े ने 1 लाख रुपए बैंक में रखे होते तो बैंक मुझे क्या देता बदले में? इंटरेस्ट। बट सर अगर यही मैं पैसे कहां लगाऊं? कंपनी को, तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट क्यों देती नहीं है? अरे तो देती तो है सर, बट फिर उसका नाम डिविडेंड क्यों रख दिया? 2 रीजन है इसके। पहला रीजन ये होता है बेटा, जब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट का मतलब होता है हिंदी में ब्याज, सूद समेत वापस करना, सूद है ना, ब्याज। और ब्याज जो है हमेशा किसको देते हैं हम लोग? बाहर वाले को। अंदर वाले को कभी ब्याज देते नहीं है। बात समझ में मेरी क्या बोल रहा हूं? अंदर वाले को कभी ब्याज नहीं देते। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, सूद समेत वापस कर दूंगा। तो ये जो डायलॉग मारते हैं हम लोग, ये बाहर वाले को देते हैं, इसलिए वहां पे वर्ड होता है इंटरेस्ट। ये भी वर्ड इंटरेस्ट समान ही है, बट वर्ड इंटरेस्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट बोलते बराबर अपनापन वाला फीलिंग नहीं आता है, ट्रस्ट में, यही बात है। और दूसरा, डिविडेंड वर्ड बनता है डिविडेंडम से, और वो डिवाइड करना। तो जब कंपनी बोलती है सर आप पैसा लगा रहे हो तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको मिलेगा, हिस्सा ही है वो। बट वर्ड का पूरे खेल है, एक वर्ड से फर्क पड़ता है, पता है ना आपको? आप बोलते हैं ना हम लोग सर कई बार, यूज योर वर्ड्स केयरफुली। आप कुछ वर्ड्स बोल देते हो और किसी को हर्ट हो जाता है कई बार जाने अनजाने में। तो वर्ड्स बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बाहर वालों को हम लोग हमेशा बोलते हैं सर इंटरेस्ट, बट अंदर वालों को कभी भी बोलेंगे हम आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो बहुत गलत फीलिंग आएगा, इसलिए इंटरेस्ट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और सेक्शन तो भाई साहब क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 35 याद है सेक्शन? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम। मतलब तुषार सर आप मेहनत कर ही रहे हो इतनी अच्छे से, इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपको पता ही होगा डिविडेंड क्या होता है। तो अगर पता चल जाए तो हम बता देना इंटरिम डिविडेंड क्या होता है ना। शेयर मतलब शेयर एंड इंक्लूड स्टॉक, डिबेंचर मतलब डिबेंचर इंक्लूड स्टॉक, है ना। तो वैसे तुषार सर आप तो कर ही रहे हो मेहनत इतनी, आपको पता ही है डिविडेंड क्या होता है। तो अगर मालूम पड़ जाए तो हमको बता भी देना कि डिविडेंड तो क्या होता है, साथ में ये भी बता देना सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, ठीक है ना।
चलिए, तो डिविडेंड समझा दिया मैंने आपको। रही बात इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो इंटरिम डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो सर कंपनी साल में एक बार नहीं बांटती है, दैट इज एजीएम के दिन नहीं बांटती है, बिटवीन 2 एजीएम बांटती है, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली द इंटरिम डिविडेंड। यस, गिवन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, बिटवीन 2 एजीएम्स वी कैन से इज इंटरिम डिविडेंड। वेरी गुड श्वेता। अनिल शर्मा, सर आपके नोट्स की हार्ड कॉपी कैसे मिलेगी? मैं अपने नोट्स की कॉपी देता नहीं हूँ, चाय नहीं पी रहा हूँ भाई, पालक का सूप है, ठीक है। सुबह सुबह पालक का सूप बनाया मैंने, अभी मेरा क्लास खत्म हुआ, फिर पालक का सूप बनाया मैंने, बढ़िया। तो मेरे को थोड़ा सा आदत है कुकिंग करने की। कई जानते हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनको पता ही है कि मुझे कुकिंग करने की बहुत आदत है, ठीक है ना। एनीवेज, सर क्या डिफरेंस है डिविडेंड में और इंटरेस्ट में? डिविडेंड और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिविडेंड किस पे होता है सर? इक्विटी और प्रेफरेंस पे। इंटरेस्ट किस पे होता है? ऑब्वियसली आउटसाइडर्स के लोगों पे, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात, डिविडेंड का जो नेचर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, पहले ये पढ़ा देता हूं। डिविडेंड का जो नेचर है वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जबकि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रॉफिट। सर क्या मतलब, समझाएं फिर समझाइए। देखो, मुझे इससे इतना बताइए, नेट प्रॉफिट आने के पहले क्या पे करते हैं हम लोग? इंटरेस्ट पे करते हैं। नेट प्रॉफिट आने के पहले हम लोग क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। नेट प्रॉफिट आने के पहले हम लोग क्या करते हैं? इंटरेस्ट पे करते हैं। यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रॉफिट पर इंटरेस्ट मोहताज नहीं है। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिएगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा इस साल, तो क्या कंपनी इंटरेस्ट नहीं भरेंगी क्या? नहीं सर, इंटरेस्ट तो भरेगी ही भरेगी, इंटरेस्ट तो पे करेगी करेगी, क्योंकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो एक चार्ज है। जबकि नेट प्रॉफिट आने के बाद क्या पे होता है बेटा? डिविडेंड पे होता है। तो डिविडेंड क्या हो गया? डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? जो प्रॉफिट कमाती कंपनी, उसका अप्रोप्रिएशन। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन? मतलब प्रॉफिट का हिस्सा है ना। प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ जाता है? रिजर्व में। एक हिस्सा जाता है लॉसेस सेट ऑफ करने में, एक जाता है टैक्स भरने में, और फिर एक हिस्सा आता है डिविडेंड पे करने में। तो डिविडेंड एक हिस्सा है किसका? प्रॉफिट का। मतलब नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। जबकि इंटरेस्ट जो है वो नेट प्रॉफिट के पहले का हिस्सा है, और डिविडेंड इंटरेस्ट बटेगा कि नहीं बटेगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पॉइंट नंबर 3। तो ये अप्रोप्रिएशन है, जबकि ये चार्ज है। और मजाक नहीं कर रहा हूं सर, इस क्वेश्चन पर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधा क्वेश्चन 5 मार्क का भी आ सकता है, पूछते हुए कि हाउ कैन यू डिफाइन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू डिविडेंड और व्हाट दिस थिंग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, डिविडेंड डेट कब बनेगा? जब वो डिक्लेयर होगा। सबसे बड़ी बात, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तभी वो चीज की जाएगी, ठीक है। जबकि इंटरेस्ट सर डे 1 से डेट होता है, पता? डे 1 से डेट होता है इंटरेस्ट, डे 1 से डेट होता है। मतलब जिस दिन से इंटरेस्ट कंपनी ने डिबेंचर इशू की है, क्या बोला मैंने? जिस दिन कंपनी ने डिबेंचर इशू की है या लोन लिया, उस दिन से पता था कि हमको सर क्या करना है? डिविडेंड पे करना है, डिविडेंड पे करना है। तो डिविडेंड पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, ये सब बातें जो होती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स डे 1 से पता होता है, डिबेंचर्स डे 1 से पता होता है, बैंक से लोन लिया है पहले से पता होता है कि हमको क्या करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। चलिए, फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड, ये भी आप जानते हो अच्छे से। देयर आर 2 डिविडेंड्स, फाइनल एंड इंटरिम। व्हाट इज फाइनल डिविडेंड सर? जो फाइनल डिविडेंड जो रिकमेंड कौन करता है? बीओडी। और डिक्लेयर कौन करता है? शेयर होल्डर्स एट एजीएम। क्या बोला मैंने फिर से? डिक्लेयर कौन करता है? डिक्लेयर कौन करता है? बोर्ड मेंबर्स, सॉरी मेंबर्स। प्रपोज कौन करता है? प्रपोज या फिर रिकमेंड कौन करता है? बीओडी। यानी कि अगर सर आपसे मैं पूछूं कि अगर मान लो बीओडी ने प्रपोज नहीं किया डिविडेंड, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, तो क्या डिक्लेयर हो सकता है? नहीं सर। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए, कि शेयर होल्डर कैन नॉट इंक्रीज द रेट और अमाउंट ऑफ डिविडेंड। हालांकि दे कैन कैंसल द डिविडेंड, बट दे कैन नॉट इंक्रीज। वाई सर? वाई सो? जो कंपनी तो मेंबर की है सर, फिर मेंबर के पास खुद के पावर नहीं है? नहीं, पावर नहीं है, क्योंकि सर कंपनी 12 महीने कौन रन कर रहा है? डायरेक्टर्स। दे आर इन अ पोजीशन टू टेल द मेंबर्स दैट वेदर द कंपनी हैज एबिलिटी टू पे द डिविडेंड और नॉट। मतलब कंपनी कितने लायकी की है, कंपनी की कितनी कैपेसिटी है, कंपनी क्या वर्क कर रही है, कंपनी डिविडेंड देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये सब बातें कौन बता पाएगा कंपनी को? डायरेक्टर्स बता पाएंगे। सर मेंबर साल भर में एक बार आता है और क्या बोलता है? लाओ हमारा डिविडेंड दो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, डिविडेंड दो, ऐसा नहीं होगा। तो सर कंपनी के जो मेंबर्स है वो डिविडेंड मांगने आगे सीधा, बस उनको ये पता नहीं कंपनी किस जद्दोजहद से गुजर रही है, कंपनी की क्या प्रोफिटेबिलिटी है, कंपनी की क्या वर्किंग कैपेसिटी है, कुछ मालूम नहीं है।
तो फिर मेंबर्स को समझ भी नहीं आता, मेंबर्स 12 महीने काम भी नहीं करते, तो इसलिए मेंबर्स की पावर नहीं है। सो सिंपल सी बात है, कैन मेंबर्स रिड्यूस द डिविडेंड? वेरी गुड। कैन मेंबर्स कैंसिल द डिविडेंड? अरे बहुत ही सुभान अल्लाह, क्योंकि अगर डिविडेंड कैंसिल नहीं हुआ ना तो पता है, मतलब डिविडेंड कैंसिल हो गया तो पता है फायदा किसका होगा? जल्दी बताइए, अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ तो फायदा किसका है? क्विकली तुरंत आंसर बताइए। अगर डिविडेंड पे नहीं हुआ तो फायदा किसका होगा? बीओडी का, कहने का मतलब सर कंपनी का। सही आंसर है जो सागर ने बोला है, अमित ने बोला है, सबसे बड़ा फायदा है मेंबर्स का ही। सर कैसे? कंपनी का फायदा तो है ही है। अरे बट मुझे बताओ, वो जो अमाउंट है डिविडेंड की, मान लो कंपनी डिविडेंड बांट रही थी 50 करोड़, अब वो कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी, वो डिविडेंड का पैसा कहां रह जाएगा सर? कंपनी के ही रिजर्व में रह जाएगा। फिर आप सर फायदा तो कंपनी का हुआ, नहीं ना, समझे नहीं आप। अब पैसा रिजर्व में रह गया है, ये रिजर्व किसका होता है? मेंबर्स का। जब कंपनी मार्केट वैल्यू पता करती है, मार्केट वैल्यू या नेटवर्थ पता करती है, तो नेटवर्थ में क्या आता है बेटा? नेटवर्थ में क्या आता है? नेटवर्थ में क्या आता है कंपनी के? सर यही तो आता है, शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स प्लस शेयर कैपिटल। तो सर ये पैसा कहीं ना कहीं मेंबर्स के नेटवर्थ में जुड़ गया है, कंपनी नेटवर्थ में जुड़ गया है, और इससे मार्केट वैल्यू जो है कंपनी की वो बढ़ जाएगी, वो बढ़ जाएगी। और जो शेयर आज मार्केट में 135 रुपीज का था, शायद वो 170 का हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ कंपाउंडिंग का फायदा बहुत होगा। फायदा मेंबर्स का ही है बेटा। तो तुम जो दे रहे हो ना एटीट्यूड, सर नहीं होना डिविडेंड हमको, अरे तो किसको एटीट्यूड दे रहे हो भैया? नहीं चाहिए तो मत लो, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा ही फायदा है। तो बात समझिए अच्छे से, ये फायदा में ये समझना बहुत, कई लोगों को समझता नहीं। ये ईपीएस हायर हो जाएगा क्योंकि रिजर्व्स, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ जाएगी और नंबर शेयर होल्डर उतने रहेंगे, तो अर्निंग पर शेयर हायर हो जाएगा। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। तो ईपीएस बढ़ जाएगा, नेटवर्थ बढ़ जाएगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर बढ़ जाएगी। तो डिविडेंड ना लेना इस, मैं तो बोलता हूं बहुत ज्यादा अच्छा है। डिविडेंड ना लेना बहुत ज्यादा अच्छा है, कंपनी के एंगल से भी और शेयर होल्डर के एंगल से भी, हर एक के एंगल से विन विन सिचुएशन है, ठीक है ना। सो एनीवेज, तो ये अभी हमने पढ़ लिया अच्छे से। और इंटरिम डिविडेंड तो कुछ भी नहीं सर, बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग एजीएम जो डिविडेंड बढ़ता है वो क्या कहलाता है? इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो ये तो ठीक है। और ये भी रिवीजन बैच में मैं आपको पढ़ाता बैठू, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है सर? दे गेट द प्रेफरेंस ऑन द कैपिटल, दे गेट द प्रेफरेंस ऑन द डिविडेंड। वो पता ही होगा आपको, प्रेफरेंस वालों को 2 प्रेफरेंस होता है, और इक्विटी शेयर वालों को पता ही, तो रेट भी फिक्स नहीं होता बेचारों का, रेट भी फिक्स नहीं होता है। रेट भी फिक्स पता है कब करती है लोग? सर कल कावेरी सीड्स ने, कंपनी ने 4 रुपीज शेयर इंटरिम डिविडेंड दिया है, यस, और अभी नवंबर महीने में दिया है, जो कि एजीएम को ऑब्वियसली बाद में दिया है। सर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता कई बार तो कंपनी शेयर कर देती, दैट्स गुड। तो एंड ऑफ द डे कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। रेडी गाइस? तो ये तो क्लियर हो गया आपका बेसिक पॉइंट्स। नाउ लेट्स कम टू द सेक्शंस, मतलब लॉ पे आते हैं बेसिकली, जो लॉ इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। चलिए 123 सेक्शन क्या बोलता है? वो बोलता है कि प्रॉफिट डिविडेंड कहां से बढ़ेगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। पहला कहां से बढ़ेगा? प्रॉफिट से। किस साल के सर? करंट ईयर के प्रॉफिट से। नहीं है तो फिर कंपनी के प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से, या तो करंट ईयर प्रॉफिट से या तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से। बट डिविडेंड कहां से पे ऑफ होगा? कंपनी के प्रॉफिट से ही। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, या बोथ भी। सर बोथ कैसे सर? मान लो कंपनी का डिविडेंड बांटने का अमाउंट है 50 करोड़, कंपनी को 50 करोड़ का डिविडेंड बांटना है, 50 करोड़ का डिविडेंड बांटना है। अब इतने अमाउंट देने के लिए उनको क्या करना है? जल्दी बताइए, इतनी अमाउंट देने के लिए उनको क्या करना है? पैसा चाहिए। कंपनी का इस साल का प्रॉफिट कितना है? 30 करोड़ का, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो उन्होंने क्या किया? 50 करोड़ में जो है वो 30 करोड़, तो 50 करोड़ में से यहां से ले लिया, और बच्चे जो 20 करोड़ का बैलेंस है वो कहां से ले लिया? प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से ले लिया। चलेगा क्या? चलेगा सर। बस सर कंपनी का प्रीवियस ईयर प्रॉफिट भी नहीं है, करंट ईयर प्रॉफिट भी नहीं है, फिर भी डिविडेंड बांटना है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर पॉइंट नंबर 2 में एक्सेप्शन आता है। अगर गवर्नमेंट आपको पैसा लाके दे, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करके दे? पैसा लाके दे, तो आप क्या कर सकते हो? पैसा यूज कर सकते हो। बट वो पैसा नॉर्मली पता कहां से आएगा? वो पैसा आएगा आपके, जो कंपनी क्या करती है, जो आईपीएफ में पैसा आता है नॉर्मली, वहां से आ सकता है। गवर्नमेंट आपको पैसा फंड के तौर पे, ग्रांट के तौर पे दे सकती है, और उस पैसों से कंपनी क्या कर सकती है? डिविडेंड पे कर सकती है। यस, आईपीएफ इज अ बेटर आंसर। सही बात है सचिन।
और साथ में और भी ऑप्शन हो सकते हैं जो कि कंपनी देख सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आई टोल्ड यू, इसके लिए रूल्स भी हमारे पास में आगे, रूल नंबर 3, ठीक है, तो ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर ये ध्यान आपको रखना अच्छे से, कुछ भी हो जाए, नो डिविडेंड शैल बी पेड और डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व्स। अगर आपको रिजर्व यूज भी करना है तो उसमें सिर्फ फ्री रिजर्व यूज होंगे, उसमें भी आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। आगे क्या बोला गया, ये पॉइंट देखो, वैसे तो अमेंडमेंट आ चुका है इसमें, बट एज अ प्रैक्टिस SS3 के मुताबिक ये फॉलो होता है आज भी। क्या फॉलो होता है आज भी सर? जिस भी दिन कंपनी AGM में क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ठीक है। लेट्स से अपने एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना। मान लो एग्जांपल में कंपनी का AGM था 20 सितंबर को 2020 के, AGM था 20 सितंबर 2020। सो लॉ बोलता है कि सर बेटर एक काम करिए, इस दिन AGM हो गई थी, हाँ सर AGM हो गई थी, इसके 5 डेज के अंदर, मतलब तकरीबन 25 सितंबर तक के आप क्या करिए, जो भी पैसा है डिविडेंड का वो क्या करिए, सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सर ये लॉ में लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये लॉ में लिखा हुआ नहीं है। आप ढूंढ लेना सेक्शन नंबर 123, आपको नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, सेक्शन 123 में आपको नहीं मिलेगा। बट दिक्कत क्या हुआ है, व्हेन वी फॉलो स्टैंडर्ड्स इज बेटर, क्योंकि सर आपको क्या करना पता है क्या, यहां से 30 दिन में, यानी कि 19 अक्टूबर तक के आपको क्या करना है, 30 डेज में लोगों को पे करना है। अब जब पे करना है लोगों को जब पे करना है तो सर पैसा तो चाहिए बैंक अकाउंट में ना, तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट में क्या करना है, पैसा जमा करके रखना है विद इन 5 डेज। 7 डेज वो नहीं है बेटा, अमलान गांगुली 7 बात की बात है, अभी 7 पे आने का टाइम है, रुक जाओ, ये 5 डेज वाला पॉइंट है। जो आप 7 बोल रहे हो वो नेक्स्ट सेक्शन में आने वाला है, यहां पर जो आप 7 डेज बोल रहे हो, ये वाला, ठीक है ना। आप जो 7 बोल रहे हो उस पर आएंगे हम लोग बाद में। ये 5 डेज वाला पॉइंट है। ये सब कौन सा पॉइंट है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के विद इन 5 डेज आपको क्या करना है, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना है, डिविडेंड पे करने के लिए, जहां से लोगों को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, विद इन 5 डेज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है, फिर से पढ़ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड शैल बी डिपॉजिट इन ए शेड्यूल बैंक, जिसको हम लोग लॉ की भाषा में क्या बोल सकते हैं, एस्क्रो अकाउंट, है ना, बोल सकते हैं एस्क्रो अकाउंट। Yes sir, escrow account in a separate bank account within 5 days from the date of declaration of dividend। डिक्लेरेशन का मतलब सर जिस दिन AGM होगा वहां से, ठीक है। AGM के विद इन 5 डेज आप क्या करोगे, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा जमा करोगे। ओके सर, ठीक है। फिर ये तो मैंने बता दिया था वो स्टार्टिंग में भी कि कुछ भी हो जाए डिविडेंड कहाँ से पे नहीं होगा, कैश से पे नहीं होता। डिविडेंड से पे कैसे होता है सर, मतलब कैश से पे नहीं होगा, मतलब हार्ड कैश नहीं होगा, या तो आप बैंक में जमा कर दो, या तो फिर NEFT, आजकल तो NEFT चलता है, या तो फिर चेक भेजोगे, जो पुराने ज़माने में होता था, यूज टू सेंड अ डिविडेंड वारंट। ये देखो कैश, चेक, ये सब जो है, ये सब आप तो यूज़ करना है, ठीक है। और कैश की जगह पे यू नीड टू यूज़ द कैश इक्विवेलेंट टू बैंक, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। श्वेता, फ्रॉम 5 डेज 25 डेज टू बी पेड। यस, फिर वहाँ से 5 डेज से आप 25 दिन पकड़ लो, क्योंकि डे 1 से 30 दिन पकड़ना है, तो 5 दिन से आप 25 दिन पकड़ लो। वेरी गुड, सिंपल आंसर है। और सबसे आखिरी में 123(6), ये क्या बोलता है, अगर कोई कंपनी, जो आपको याद है सेक्शन नंबर 73 पढ़ाया था, 73 डिपॉजिट्स, 74 डिपॉजिट्स, प्रीवियस डिपॉजिट, जो कंपनी डिपॉजिट पे नहीं करती, जिस कंपनी ने डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे नहीं किया है, डिपॉजिट की डिफॉल्टर है, सर वो कंपनी क्या बांट रही है, लोगों को डिविडेंड बांट रही है, अलाउड है क्या? कतई नहीं, कतई अलाउड नहीं है सर। कंपनी लोगों को डिपॉजिट पे नहीं कर रही है, डिपॉजिट लोगों के रिफंड नहीं कर रही है, उस पर का इंटरेस्ट पे नहीं कर रही है, और सर यहाँ पे कंपनी क्या बांटे लोगों को, डिविडेंड। बोले बहुत प्रॉफिट है आज तुम्हारा भाई, डिविडेंड बांटेगा, है ना। वो था ना वो मूवी देखिएगा अपनी हेरा फेरी, उस पर वो जो बाबू भैया है वो बोला कर सबको, तू शाम को, तेरा कितना है 2 लाख, तू शाम को आके ले जाना, तेरा 3 लाख ले जाना, सबको तो बांट रहे, लेकिन पैसा तो है नहीं कंपनी के पास। तो सर जो कंपनी डिफॉल्ट करती है पैसा तो देती नहीं है, और वो सब लोगों को क्या बांट रही है, तेरे को बोनस मिलेगा, चल तो एक्स्ट्रा ले जाना, तू एक्स्ट्रा ले जाना, तेरे को एक्स्ट्रा मिलेगा। काहे का एक्स्ट्रा सर, पहले हमारा पुराना पैसा तो वापस करो, पहले हमारा पुराना पैसा दो, फिर बाद में बांटते बैठना बोनस। याद है ना, बोनस पढ़ाया था तब भी। और वैसे आज का टॉपिक भी क्या है, डिविडेंड का, ठीक है। डिविडेंड भी आप नहीं पे करेंगे। तो ये 6 सब सेक्शन हो गए इसके अंदर में, 123 के अंदर में 6 सेक्शन हो गए, डिविडेंड कहाँ से पे ऑफ होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इस पर किसी को?
एनी डाउट इन दिस, यू कैन आस्क मी। डिविडेंड कहां से पे होगा? प्रॉफिट से, प्रीवियस प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स आएंगे वहां से। गवर्नमेंट से बात करिए, गवर्नमेंट अगर रिजर्व अलाउ करता है तो वो भी अलाउड है, बट गवर्नमेंट अलाउ करेगा तो डायरेक्टली आप रिजर्व का पैसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर 123(4) क्या बताया था मैंने आपको? डिपॉजिट ऑफ 5 डेज में। 123(5) क्या बताया था मैंने आपको? कि आप कैश पे नहीं करोगे, काइंड में भी नहीं करोगे, आप पे करोगे अदर देन इन कैश, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ कैश है, मतलब बैंक, एनईएफटी, चेक, वो सब। और 123(6) क्या बोलता है? सर अगर जो कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है वो पहले ये चेक कर ले कि उसने डिपॉजिट वगैरह पे किया है कि नहीं किया है। सिंपल। तो 6 सेक्शन आपके अंदर में है, आपको याद भी हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं 123, 124 पे। देखो मैंने सारे सेक्शन आपको लाइन से दे दिए, ठीक है ना, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो 124 पे आते हैं। 124 क्या बोलता है? सर जो कंपनी विद इन 30 दिन पे नहीं करती, यानी इंडायरेक्टली क्या बोला गया है? एजीएम कब, एजीएम के 30 दिन के अंदर क्या करना होता है? पे करना होता है। तो ये भी देख लो आप। ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सामने एग्जाम्पल बनाया हुआ है, 19 अक्टूबर तक आपको पे करना है। क्योंकि एजीएम कब की थी? एजीएम थी 20 सितंबर की, तो मैं वहां से अगर गिनूंगा 30 दिन तो वो 19 अक्टूबर पकड़ लेते हैं ऑन अ वेरी सिंपल साइड, ठीक है। 19 अक्टूबर को आपको क्या करना है? लोगों के बैंक अकाउंट में शेयर होल्डर को पैसा मिल जाना चाहिए, ठीक है, इनको पैसा मिल जाना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। ये रूल बताया गया है 19 अक्टूबर तक के। अब अगर मान ले 19 अक्टूबर तक ये काम नहीं होता तो अच्छा क्या हो सकता है सर? अनपेड डिविडेंड की बात हो रही है। दो बातें हो सकती है, या तो सर डिविडेंड डिक्लेयर किया है बट नॉट पेड और नॉट क्लेम्ड, दो बातें हो सकती है। नॉट पेड मतलब कंपनी ने दिया नहीं है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? कंपनी ने दिया तो है बट लोगों ने क्या नहीं किया? क्लेम नहीं किया। सर लोगों ने क्लेम नहीं किया। सर क्लेम नहीं किया मतलब क्या होता है? क्लेम नहीं किया का मतलब क्या होता है? मैंने चेक भेजा था, वो चेक उन्होंने इनकैश ही नहीं किया। मैंने किसी को डिविडेंड भेजा, उसका मैंने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला, उसने बैंक अकाउंट दिया ही नहीं मुझको। इन एनी केस कंपनी ने अपना एफर्ट्स दे दिए, लोगों ने क्लेम नहीं किए। कब तक नहीं किए? 30 दिन में। तो लॉ बोलता है सर 30 दिन के एक्सपायरी के बाद विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज आप एक नया अकाउंट खोलोगे जिसका नाम क्या रहेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। मतलब फिर से सुनो अच्छे से एग्जांपल के साथ। मतलब देखो एक ये अकाउंट है कंपनी का, ठीक है, इस अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, सुनना अच्छे से, ये कंपनी का नॉर्मल बैंक अकाउंट है, ठीक है। हाँ जी, ये कंपनी का नॉर्मल बैंक अकाउंट है जिसमें मान लो बहुत सारे पैसे पड़े, 5,000 करोड़ पड़े। अब कंपनी क्या कर रही है सर? इस पैसों में से कुछ पैसा डिविडेंड में जमा करेगी 5 दिन के अंदर, याद है ना, विद इन 5 डेज ये जमा करेगी। लेट से 50 करोड़। सही, कौन से पैसे हैं जो विद इन 5 डेज करने थे? याद है आपको? डिविडेंड के अमाउंट। ये अकाउंट बनाएगी एक सेपरेट अकाउंट। ये कंपनी का नॉर्मल बैंक अकाउंट है, यहां से पैसा पे नहीं होगा। बात से सुनना अच्छे से, यहां से पैसा पे नहीं होगा। पहले आप यहां से पैसा क्या करोगे? जमा करोगे एक नए अकाउंट में, ठीक है, नए अकाउंट में, ठीक है, और वहां पे जमा करोगे, जिसको हम लोग एस्क्रो बोले। अच्छा, अब इस 50 करोड़ में से क्या होगा? विद इन 30 डेज कई सारे लोग पैसा ले जाएंगे क्या? बताओ जरा, पैसे ले जाएंगे कि बहुत सारे लोग? यस सर, तकरीबन 48 करोड़ रुपया लोगों ने क्या कर लिया? क्लेम कर लिया। 48 करोड़ आउट चला गया, आउट चला गया। 50 करोड़ आए, हाँ सर आए, बराबर है, और 50 में से 48 करोड़ लोगों ने क्लेम कर लिए, यानी कि कुछ 2 करोड़ रुपए बच गए। 2 करोड़ रुपए बच गए। कौन से अकाउंट में बच गए सर? इस अकाउंट में। बट सर ये अकाउंट तो गलत है, ये अकाउंट तो सर डिविडेंड पे होने का था, ये 30 दिन का अकाउंट था। 30 दिन के बाद ये अकाउंट हो जाएगा क्लोज। अरे सर इस पे 2 करोड़ बचे हैं ना? हाँ वही तो बता रहा हूं मैं आपको, ये पैसा यहां आ जाएगा और इसका नाम क्या रहेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यानी कि इस अकाउंट में कितने पैसे बचे फिर? आप जल्दी बताओ। बीच वाले में, बीच वाले में कितने पैसे बचे? 0। बात समझ में आ गई आपको? बीच वाले में कितने पैसे बचे? 0। ये समझ में आ गया सबको डायग्रामेटिकली? आई होप इट इज क्लियर और इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग रहा, समझ में आ गया डायग्रामेटिकली भी कैसे काम होता है रियल लाइफ में। तो ये अकाउंट से पहले ये अकाउंट आया, ये अकाउंट को बंद करवा दिया गया, बीच वाले अकाउंट को, इसको बंद करवा दिया गया, और ये अकाउंट के बाद पैसा चला गया वहां पे। अब ये अकाउंट कब तक जिंदा रहेगा सर? 7 साल तक के, जो आप जानते हो। फिर
ये अकाउंट जिंदा कब तक रहेगा सर? 7 साल तक के। और ये सब काम आपको करना है विद इन 90 डेज, आपको बताना भी है। अगर आपने सब प्रोसेस नहीं किया 12% का आपको बैच लग सकता है। अगर आपने क्या नहीं किया 37 डेज में, सर 37 कहां से आया है? आए 30 दिन और वहां से 7 दिन। विशाखा महेश्वरी, हर साल अकाउंट बनाना पड़ता है, हर साल बनाना पड़ता है, हर साल अकाउंट बनता है, हर साल अकाउंट क्लोज होता है। ये प्रोसेस हर साल की और रियल प्रोसेस है, हर साल होगा प्रोसेस, हर साल, बराबर। हाँ, तो 37 डेज के बाद क्या होगा? पैसा ट्रांसफर होगा। ये सब आपको समझ में आ गया? नहीं किया तो सर इंटरेस्ट आ सकता है 12% का, ठीक है। जतिन वाधवानी, क्या नीड है बंद कराने की? उसी को यूज कर सकते हैं। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, यही तो है ना कि आप जो सोच रहे हो वो एक बिल्कुल एक मेंटेलिटी, इंडियन मेंटेलिटी। हाँ सर क्या जरूरत है बार बार करने की? पर लॉ बोलता है सर वो अकाउंट जो है वो अकाउंट उस साल के लिए खुला था, उस पर लिखा रहेगा डिविडेंड 2020, डिविडेंड 2021। और हम लोग क्या सोचते हैं कि सर क्या जरूरत पड़ती है बार बार अकाउंट खोल रहे बंद कर रहे, बार खोल रहे बंद कर रहे, क्यों? ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट है कि जरूरी है, ठीक है ना। मैं बोलता सर डिविडेंड में तो अनपेड का सवाल ही नहीं आता। वेरी गुड सर, बट हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, और कंपनी लॉ में तो कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, कंपनी लॉ में तो कंपनी अनलिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी। सो कंपनी लॉ में सर डीमैट अकाउंट जरूरी थोड़ी है। वो तो सेबी में है ना जो आप बोल रहे हो, हमें वो तो सेबी वाला पॉइंट है जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, गलत नहीं बोल रहा हूँ। बट वो तो आप बात कर रहे हो दुनिया वालों के लिए, बट मैं बात करूँ अगर पब्लिक वालों के लिए, रियल लाइफ की बात करूँ तो कंपनी लॉ में तो कंपनी प्राइवेट भी है ना। क्या प्राइवेट कंपनी डिविडेंड बांट सकती है क्या? आप बोले सर हमने देखा तो नहीं। आप नहीं देखा, ठीक है, बांट सकती है क्या? यस सर। तो कैसे बांटेगी? डीमैट अकाउंट से बांटेगी? नहीं सर, फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो है ही है। तो कंपनी लॉ के हिसाब से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, इसलिए कंपनी लॉ के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर पैसा जमा होगा 7 साल के अंदर, 7 साल के बाद, सॉरी, आईपीएफ अकाउंट में। साथ साथ में जो शेयर्स है वो भी ट्रांसफर होंगे। कौन से शेयर्स? जो शेयर्स पे डिविडेंड आपने क्लेम नहीं किया ना, वो भी अमाउंट क्या हो जाएगी? अनपेड डिविडेंड अकाउंट के साथ साथ वहां पे ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ, हालांकि आप क्लेम कर सकते हो, आप अपने शेयर्स क्या कर सकते हो, वापस से रिफंड मंगवा सकते हो। आप अपने शेयर्स क्या कर सकते हो, बाद में रिफंड मंगवा सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा फॉलो, तो पेनल्टी 5-5 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, ठीक है। एक पूरा फ्लो चार्ट आपको दिया है मैंने यहाँ पे, देखो ये पूरा फ्लो चार्ट आपके पास अच्छे से समझने के लिए इसको आप एक बार देख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए कंप्लीट फ्लो चार्ट है। डिविडेंड डिक्लेयर होने के विदिन 30 दिन क्या करोगे आप? पेमेंट करोगे। पेमेंट नहीं करते विदिन 7 दिन क्या करोगे आप? डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करोगे 124(1) के मुताबिक। और 7 साल में कहां ट्रांसफर करोगे? आईपीएफ में। ये एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे 127 में, ये पढ़ेंगे हम लोग 127 में एक्सेप्शंस। अच्छा, आपको कहाँ डालना है इसको सब कुछ को? यू नीड टू पुट एवरीथिंग ऑन द वेबसाइट ऑल्सो, कि कितने लोगों की पेमेंट नहीं हुआ, ये सब कुछ। साथ में क्या लगेगा? 12% का इंटरेस्ट भी लगेगा। ये सब कुछ एक फ्लो चार्ट के अंदर में आपकी कवर हो गया। तो ये नोट्स आपको मैंने दे दिए हैं, नोट्स को एंजॉय बढ़िया करिए, पढ़िए आराम से, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत इसमें? इंटरेस्टिंग था, सिंपल सा था। चलिए लेट्स गो अहेड। 125 पे आता है, इसको तो आप स्किप ही कर दो एक तरह से, ज़्यादा पढ़ाने का टॉपिक नहीं है रिवीजन बैच में। हाउ टू मेंटेन आईपीएफ अकाउंट। आईपीएफ में पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, ये पूरा बताया। पैसा कहाँ से आ सकता है, एक तो डिविडेंड वाला बताया मैंने, डिबेंचर, ये सब से पैसे आते हैं और पैसे जाते कहाँ हैं वो सब बताएगा, ठीक है। तो इसको तो आप स्किप ही कर दो, कोई मतलब नहीं है। 126 राइट ऑफ डिविडेंड एवरीथिंग टू केप्ट इन अबेयंस। यहाँ पे बेसिकली पॉइंट है पेंडिंग। बस ऐसा क्या होता है, जब भी कोई डिबेट होता है दो शेयर होल्डरों में कुछ, जैसे अभी एग्जांपल मैं लेता हूँ, सुशांत राजपूत का एग्जांपल लेते हैं, एसएसआर। अब सुशांत सिंह राजपूत के एग्जांपल की बात करूँ तो सुशांत राजपूत के पास में उसे कंपनी में याद है आपको, विविड रेज रियलिटिक्स कंपनी, उस कंपनी में वो शेयर होल्डर भी था। अच्छा, हो सकता है सुशांत राजपूत ने बहुत सारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, हाँ सर किए हो सकते हैं। तो क्या वो उस कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। अब उसकी डेथ होने के बाद उसके शेयर्स किसको जाएंगे? उस पर से मिलने वाला डिविडेंड किसको जाएगा? राइट शेयर किसको जाएंगे? बोनस किसको मिलेगा? ये सब कुछ क्या होगा? पेंडिंग रहेगा जब तक कि इस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि अब उस पर अलग अलग लोग क्लेमेंट होंगे। रिया चक्रवर्ती बोलेगी सर कि ये मेरे को मिलना चाहिए था, मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी या फिर उसने मेरे नाम पे नॉमिनी बना कर रखा था।
उसकी बहनें बोलेंगे सर ये मुझे मिलना चाहिए, उसके पापा बोलेंगे कि मुझे मिलना चाहिए। तो हो सकता है डिबेटेबल टॉपिक है ये। और सुशांत राजपूत के एग्जांपल में एक तो केस चल ही रहा है, वो तो चल रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट अ कंपनी लॉ एंगल इन दैट। मैंने आपको कंपनी लॉ एंगल बता दिया कि हाँ भाई इतना आसान नहीं है, शेयर होल्डिंग में भी क्या होगा, टाइम लगेगा, तब तक कि उसके नाम का जो डिविडेंड है, उसका नाम का जो राइट शेयर्स है, उसके नाम का जो बोनस शेयर्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब भी होंगे, जो कुछ और चीज़ें भी होंगी जो उसको मिलने वाली होंगी, वो सब कुछ क्या किया जाएगा, होल्ड पे रखा जाएगा जब तक कि मैटर क्लियर नहीं होता। अब नाउ डोंट से द वर्ड नॉमिनी, डोंट से द वर्ड LR, क्योंकि ये सब क्लियरिटी जब आएगी तब क्योंकि हो सकता है नॉमिनी तो उसने किसको बनाया होगा, रिया चक्रवर्ती को बनाया होगा। तो नॉमिनी बोलोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि नॉमिनी उसने बनाया हो, पर क्या ऐसे भी हो सकता है कि नॉमिनी उसको जानबूझ के उससे बनवा लिया हो, पॉसिबल है ना। तो इसलिए नॉमिनी वर्ड भी बोलना गलत है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, मैटर डिबेटेबल है, मैटर पेंडिंग है कोर्ट में, ये भी हो सकता है। तो इसलिए नॉमिनी वर्ड भी बोलना गलत हो सकता है। आप बोलेंगे सर नॉमिनी में बहनें हैं, अरे बट बहनें भी तो केस में आ रही है बहनें भी तो केस चल रहा है कि बहनों ने भी उकसाया होगा, तो बहनों का भी नाम आ सकता है। क्या पता सर पापा के नाम पे, आप सबको लग रहा है सर पापा सेफ है, क्या पता पापा भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, जस्ट बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सर जब तक ये मैटर क्या रहेगा, पेंडिंग रहेगा, तब तक वेट करो, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल यहां पे कवर किया जाता है बस। और लास्टली पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। लॉ ने बोला है कि सर कंपनी ने 127 में क्या बोला है, विद इन 30 डेज क्या करना है, हर मेंबर को देना है, एक्सेप्ट इन 5 एग्जाम्पलों में। क्या बोला, मैं फिर से बताता हूं। हर कंपनी हर शेयर होल्डर को डिक्लेयर करने के विद इन 30 डेज क्या करेगी, पैसा ट्रांसफर करेगी, किसमें, उनके बैंक अकाउंट में। और नहीं किया तो गलती कंपनी की। बट ऐसे 5 एग्जाम्पल्स है जहां पे गलती कंपनी की नहीं है, ऐसे 5 एग्जाम्पल्स है जहां पे कंपनी की गलती नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सर कौन से 5 एग्जाम्पल्स है। पहला, when the dividend could not be paid by reason of operation of law, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसमें कैन यू पुट द वर्ड SSR। यहां पे एग्जांपल और आ सकता है कि जो शेयर होल्डर है वो कौन है, सर वो फॉरेनर है, और वहां पे पहले RBI अप्रूवल लेना पड़ता है। आप सिर्फ इतना लिख दो वहां पे शॉर्ट में, फॉरेनर है, या फिर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, वो जेल में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दिए थे कंपनी को कि मैं आपको बताऊंगा वैसा वैसा करना, और शेयर होल्डर ने जो बताया वो लॉ की नजरों में गलत था या फिर बताया ही नहीं। पॉइंट नंबर 2। तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला आपको, डिस्प्यूट। यहां पे यू कैन डेफिनेटली पुट द वर्ड SSR, सुशांत सिंह राजपूत, कि डिस्प्यूट में चल रहा है कि शेयर किसके होने चाहिए, हु विल बी द ट्रू ओनर ऑफ शेयर्स, ये पता ही नहीं चल रहा है, इट इज इन डिस्प्यूट। तो यहां पे सर वो पॉइंट यहां पे डाल सकते हो। चौथा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वेयर द डिविडेंड has been lawfully adjusted, dividend has been lawfully adjusted। अच्छा मुझे बताओ डिविडेंड से किस पे पे होता है, पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड पे होता है, पेड अप। अब जैसे मान लेते हैं श्वेता सोलंकी, अब श्वेता का नाम लेता हूं मैं, श्वेता के पास मान लेते हैं कंपनी के 2000 शेयर्स है, सुनना ठीक है ना, और शेयर का वैल्यू 10 रुपये है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ श्वेता, 20,000 रुपये। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया 6% का, 6% का, या 10% लेते हैं, 10% का। तो हाउ मच श्वेता थिंक्स उसको डिविडेंड कितना मिलने वाला है, जल्दी बताओ कितना मिलेगा डिविडेंड श्वेता को, 2,000 रुपये मिलेगा, ऐसा उसको लगता है, ठीक है। बट सर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बताता हूं मैं। प्रॉब्लम यह है कि श्वेता ने क्या किया है, सर 10 रुपये पे से 8 रुपये पे किया है। श्वेता ने पे किया है 8 रुपया, श्वेता ने पे किए है 8 रुपये, मतलब 2000 शेयर पे 8 रुपये, तो उसने पे किया है 16,000 रुपये, और उसे 4,000 रुपये बैलेंस है। तो डिविडेंड किस पे मिलेगा बेटा, डिविडेंड किस पे मिलेगा, 20,000 रुपये 16,000 रुपये, सर 16,000 रुपये, दैट इज 1600। वेरी गुड रचिता, 1600 पे डिविडेंड मिलेगा। बट वो मिलेगा भी नहीं, पता है श्वेता दिमाग लगा रही, क्या दिमाग लगा रही है, आहा इस साल डिविडेंड आएगा, कितना डिविडेंड आएगा, 1600 रुपये का, फिर मैं बढ़िया सलवार सूट लूँगी, बढ़िया सा एकदम बिल्कुल पंजाबी ड्रेस परचेस करूँगी, एक सैंडल परचेस करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बढ़िया प्लान कर रही श्वेता सोलंकी। और श्वेता को लेटर आता है, क्या लेटर आता है कि चल 24 तो निकाल,
₹2400 निकाल। श्वेता दिमाग खुजा रही है अपना, अरे ये क्या मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है। मैं तो सोच रही थी कि सर पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, 1600। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2400 निकाल। कंपनी लेटर भेजी श्वेता को, ₹2400 पे कर। श्वेता को समझ में नहीं आ रही वाली बात कि सर 2400 कहाँ से आए। मतलब मैं तो सोच रही थी सर मुझे 1600 मिलेंगे, फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए, बढ़िया नए नए कपड़े लूँगी, कुछ चीज़ें परचेस करूँगी। तो शी हैज़ प्लान वेरी बिग थिंग्स, बहुत अच्छे अच्छे सपने संजो लिए थे उसने, है ना। वो बोलते हैं सपने वो होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं, और वो जो आपको रात को सोने ना दे। वो रात को भी सोनी रही, दिन में भी सोनी रही, उसको लग रहा है कि पैसे कब मिलेंगे, एंजॉय करूँगी बढ़िया से। और लेटर आता है उसके नाम पे, चल 2400 दे चल। वो समझ ही नहीं आ रहा उसको क्या हो गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्या हो गया, ठीक है ना। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कंपनी बोलती है देख ऐसा है, तेरे से मिल रहे थे 4000 रुपये, तुझे मिल रहे हैं 1600 रुपये, वो हमने काट लिए बेटा, चल 2400 निकाल, 2400 रुपये और दे। आई होप समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। श्वेता जी माफ करिएगा, एग्जाम्पल ले रहे थे, मस्ती करें, आपको बताइए मैं ऐसे एग्जाम्पल लेते रहता हूँ, इस पर बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। पॉइंट का नाम था वेयर द डिविडेंड हैज बिन लॉफुली एडजस्टेड, और लॉफुली एडजस्ट किए, कोई चोरी चकारी की, कोई मारा पीटी की, कोई धमकी दिया, कुछ नहीं। लीगली कंपनी ने पैसे क्या कर लिए, श्वेता के पैसे क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए, सिंपल। और पांचवा जिसका आंसर बहुत सिंपल सा है, फेलियर जो था, जो वारंट वगैरह भेजने का था, वॉज नॉट ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ कंपनी, बट कंपनी डिविडेंड वारंट पे किया। अब अभी सर आज के ज़माने में वारंट कौन पे करता है, अबे बता तो रहा हूँ मैं, लिस्टेड कंपनी नहीं पे करती, मैं मानता हूँ, लेकिन सर प्राइवेट कंपनी तो वारंट भेज सकती है, प्राइवेट कंपनी तो सर वारंट भेज सकती है। एक पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है वो तो भेज सकती है, हाँ तो भेज सकती है। और भेजा, मालूम पड़ा कुरियर किया उसका या पोस्ट किया, वो अटका पड़ा है, लेट हो गया, तो क्या गलती कंपनी की है क्या, नहीं, गलती कंपनी की नहीं है, गलती किसकी है, डेफिनेटली किसी और की है, कुरियर वालों की है, पोस्ट की, जो बोलना है बोलो सर, लेकिन कंपनी की गलती नहीं है। ये 5 एग्जांपल्स में गलती कंपनी की नहीं है, बस दैट्स इट गाइस। तो ये एक आपको रूल आपको होमवर्क में देता हूँ, ये सर वो बताता है जहाँ पे कि सर आप डिविडेंड कहाँ से पे कर सकते हो, रिजर्व से, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या कंपनी डिविडेंड से बांट सकती है, हाँ सर। उसके कुछ रूल्स है, 4 पॉइंट दिए यहाँ पे आपको, वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, इतना ध्यान से आपको रखना है। गलती तो शेयर होल्डर की भी नहीं है, हाँ गलती शेयर होल्डर की भी नहीं है, मानता हूँ मैं, बट गलती कंपनी की नहीं है, फिलहाल गलती कंपनी की नहीं है, तो पेनाल्टी नहीं आएंगी। मैं बात क्या चल रही है, पेनाल्टी सेक्शन 127 क्या है बेटा, व्हाट इज 127 सेक्शन, पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, डिविडेंड ना पे करने की पनिशमेंट। तो क्या पनिशमेंट कंपनी को आएगी क्या, नहीं आएगी। इन 5 केसेस में, कौन से केसेस में, पहला ऑपरेशन ऑफ लॉ बीच में लग गया। दूसरा सेक्शन क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था सर, जो एक्सेप्शन था, जहां पे ये बोला गया है कि सर कंपनी को इंस्ट्रक्शन आने वाले थे डायरेक्ट शेयर होल्डर से, वो नहीं आए। तीसरा डिस्प्यूट चल रहा है, सुशांत राजपूत। चौथा श्वेता सोलंकी, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है, लॉफुली एडजस्ट कर लिया है। और 5वां पोस्ट ऑफिस, कंपनी ने भेजा, सबूत है हमारे पास, सबूत है हमारे पास भेजने का, वी हैव डिस्पैच्ड, नहीं मिला, मेरा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कब कई बच्चों ने मेरे केस लॉ बुक को ऑर्डर किया, आपको बताया था ना मैंने, मेरे केस लॉ बुक अभी 200 रुपये में मैं दे रहा हूँ, सबको शायद पता होगा, विद इन 200 रुपीज़ आपको केस लॉ बुक मिल जाएगी, हार्ड कॉपी वाली, विदाउट कुरियर चार्जेस, आपको सब हम लोग भर देंगे। अब आपने ऑर्डर किया, कल कम से कम 70 ऑर्डर निकल गए हमारे, अब हमने भिजवा तो दिया, हमने भिजवा दिया, लेकिन मालूम पड़ा मेंबर डायरेक्ट वो शेयर को मिला ही नहीं, मतलब आपको मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला, दिवाली आ गई, तो हम क्या करें, हम क्या करें सर, हम क्या करें। वो तो अब लेट हो सकता है, 8 दिन 10 दिन लग सकता है, बट हमने भेज दिया है, वी कैन प्रूव यू द एविडेंस कि हमने डिस्पैच कर दिया, ठीक है। बढ़िया हो गया पॉइंट, सारे पॉइंट, वेरी गुड रचिता, बिना रट्टा मरवाए याद हो गए सारे पॉइंट, वेरी गुड। और 5 सेक्शन भी याद हो गए होंगे। 123 डिविडेंड कहाँ से पे करें, 124 डिविडेंड नहीं पे किए तो पैसा कहाँ जाएगा, अनपेड में। सर 7 साल तक नहीं क्लेम किए तो पैसा कहाँ जाएगा, IPF में। और सर क्या शेयर डिबेंचर्स डिविडेंड को अबेंच में रख सकते हैं क्या, यस सर, जब डिस्प्यूट होता है तब, ट्रांसफर वगैरह पेंडिंग है तब। और 5वां पॉइंट क्या था, 127, दैट इज पेनाल्टी। कितना आसान है सर, 5 सेक्शन भी याद हो गए और सब चैप्टर खत्म भी हो गया आपका, ये वाला केस लॉस कुछ दिया है एंड चैप्टर एंड, सिंपल।
राइट गाइस, तो ये हो गया आपका पूरा डिविडेंड चैप्टर कंप्लीट विथ परफेक्शन, ठीक है, पूरा कंप्लीट हमने कर लिया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वो भी सिंपल सा है, वो भी फिर क्विकली कवर करने के आधे घंटे के अंदर में आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पेपर तो छाप देंगे इस बार, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा है, खुशी हो रही है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आई एम ऑब्लाइज्ड कि अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा एफर्ट, पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली हेल्प आपको अगर हो रही है तो उससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए हो, ठीक है ना। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए चलिए, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, जितने लोगों तक बता पाओ बताइए, सो दैट उनको मालूम पड़े कि नहीं यार लॉ कैसे पढ़ा जाता है। मतलब आप ये समझो सर कि रिवीजन लेवल, मतलब एक मैं आपको सिर्फ एक ही बात बार बार बोलूंगा, अगर रिवीजन लेवल पे ये लेवल है, जस्ट इतना ध्यान सुनिएगा, अगर रिवीजन लेवल पे ये लेवल हो सकती है तो जस्ट आप इतना सोचिए कि सर व्हाट विल बी द लेवल एट रेगुलर क्लास, बस इतना आप सोचिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू सो दैट आप डेफिनेटली बताइए लोगों को कि सर आप मतलब आगे जनवरी में जब आप बच्चे लेक्चर परचेस करें तो यू शुड टेल द पीपल कि सर कहाँ से पढ़ना चाहिए और किसके बारे में पढ़ना चाहिए। बस ये मैं चाहता हूँ एक चीज़ आप मेरे लिए करें, दैट्स इट, ठीक है, यही मुझे आपसे एक उम्मीद है और मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली ये सब चीज़ों को करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर एक रिवीजन, मतलब मैं बार बार यही बोलूँगा कि रिवीजन लेवल पर अगर आप इतना डिटेल में घुस के पढ़ सकते हो तो अगर मुझे सर इस चीज़ की, जैसे मैं चैप्टर डिविडेंड का चैप्टर में 5-6 घंटे पढ़ाता हूँ, मतलब अगर मुझे 5 घंटे मिल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप समझ सकते हो बात को, ठीक है ना। एनीवेज आज ही यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, मुझे लगता है सागर दिया, कुछ बच्चे आज ही यहाँ पर है। अगर आप कमेंट करेंगे कि आज हमने जब लॉ पढ़ा, कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स पढ़ रहे थे आज हम लोग, तो बताइए क्या किया हम लोगों ने, जस्ट बताइए क्या किया। इफ एनीवन कैन टेल कि हम डायरेक्टर जब पढ़े थे हम लोग क्या किया आज, इफ एनीवन कैन कमेंट, है ना। चलिए मीनवाइल विल स्टार्ट विद द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, अकाउंट्स ऑफ कंपनी सेक्शन नंबर 128 से लेकर के 138, ठीक है, ये हमारा पोर्शन है अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इसके लिए अकाउंट्स के रूल्स भी है और सर यहाँ के भी सेक्शंस आपके डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा कुछ पूछ रहा था क्या किया, आप ही बता दो। मैंने बेसिकली आज क्या किया, कुछ लोगों को डायरेक्टर बनवाया और जो बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में कैसे क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में कैसे रोल कॉल होता है, एक डमी बोर्ड मीटिंग समान हमने फील करवाया कि यहाँ पे बोर्ड मीटिंग रियल में कैसे हो सकती है। तो बोर्ड मीटिंग में अगर बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कहीं बैठा, जैसे कोई लड़की देहरादून से थी, कोई भुवनेश्वर से थे, कोई चेन्नई से था, एंड एवरीवन हैज गिवन रोल कॉल, ठीक है ना। ये सागर रियल OAVM मोड ट्राई किया एक डेमो के लिए कि हाँ भाई कैसे ऐसे वोटिंग होती है, किस तरह से रोल कॉल होता है, उस तरह से, मतलब वो भी हमने एक फील लाया कि हाँ भाई किस तरह से हम लोगों ने एक AGM होती है या बोर्ड मीटिंग होती है, वो हमने बात करी, ठीक है ना। एनीवेज सो ये सर हमारे कुछ सेक्शन अभी यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पर। 128 सेक्शन बात करता है अबाउट द कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनते हैं, कहाँ मेंटेन होते हैं, सर ऑब्वियसली कहाँ मेंटेन होते हैं, रजिस्टर ऑफिस में ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स यू नीड टू मेंटेन, आपको पता ही होगा, सुना होगा आपने, फॉर 8 ईयर्स, है ना। ये सब आप लोग बातें पढ़ते हैं। फिर स्टेटमेंट्स, इसमें क्या क्या आता है सर, बैलेंस शीट आती है, P&L आता है, कैश फ्लो आता है, ये सब आता है, ठीक है। 130 131 दोनों में बात बताई गई है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स सर क्या मतलब होता है, मान लो 2014-15 का अकाउंट्स, 2014-15 का अकाउंट्स या 2017-18 का अकाउंट्स आपने क्या किया था, रॉन्ग फाइल किया था ROC के पास, या आपने बैलेंस शीट रॉन्ग बनाई थी, और ये बात किसी के नज़र में आती है, किसी के नज़र में आती है। 130 में किसी और के नज़र में आती है, 130 में किसी और के नज़र में आती है, और 131 में हमें खुद मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है कि सर 2014-15 का जो अकाउंट था वो फॉल्स था, उसमें कुछ बातें मिस स्टेटमेंट वाली थी। तो इफ यू कम टू नो अबाउट दिस योर सेल्फ वॉलंटरीली, तो सर आप यहाँ आते हो, 2017-18 के अकाउंट्स को आप रीओपन खुद करोगे, और 130 में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बंदा, जैसे कि ROC हो सकता है, सेबी हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा, इनकम टैक्स हो सकता है, GST वाले हो सकते हैं, ये लोग क्या करेंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे NCLT को इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये कंपनी के अकाउंट्स फॉल्स थे, रीओपन करवाइए। तो ये वो होता है। फिर नाफरा सुना होगा आपने, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एक टॉपेस्ट अथॉरिटी जो कि सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मैनेज करेगी कंट्री में। जैसे आपने सुना होगा ना, AS होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, SA होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग,
वो सब लोगों को यहाँ पे बेसिकली कवर करने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। फिर ये बहुत सिंपल सा है, 133 तो पढ़ने लायक भी नहीं है, पढ़ने लायक भी नहीं है। इतने से बोला गया कि सर जो भी अकाउंटिंग होगी, सीजी प्रिस्क्राइब्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप लोग सीए बन के, जो सीए में होता है नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुने होंगे आपने, आपको सीएस में पढ़ना नहीं पड़ता है, पर कई बच्चे यहाँ पे सीएस वाले होंगे, सीए वाले होंगे, वो बता सकते हैं कि आपको पूरा बाकायदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो करने चाहिए। फिर 134 बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है वो है। 135 सीएसआर कमेटी होती है, और 136 137 कुछ रिपोर्ट फाइल करना वगैरह वो सब होता है। चलो तो ये बात करते हैं। चलो सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन, वाई बुक्स ऑफ अकाउंट सर, अकाउंट्स क्यों बनाना चाहिए? अरे सिंपल सी बात है सर, जब मेंबर से पैसे कंपनी में लगाए हैं तो क्या मेंबर्स को जानने का हक है कि नहीं है कि मेरे पैसे कहाँ गए, मेरे पैसों से कंपनी कहाँ तक पहुँची है, जानने का अधिकार है। दैट इज़ वाई हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, सो दैट इनेबल शेयर होल्डर टू एक्सरसाइज द पावरफुल कंट्रोल ऑफ द कंपनी। उनको मालूम पड़ेगा कंपनी के बारे में, वर्किंग, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी कितने पानी में है, क्या हम इस कंपनी में कंटिन्यू करें कि क्या हम कंपनी क्विट कर दे, क्या हम शेयर वहाँ से निकाल के किसी और कंपनी में पैसा लगा ले, या हम कंपनी कंटिन्यू करें। ये सब जानने के लिए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर सर अकाउंट्स की फीचर्स क्या क्या होता है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, अकाउंट शुड बी ऑलवेज मेंटेन्ड एज पर द क्लॉजेस 1 to 4। 1 to 4 में हम लोग क्या क्या बनाते हैं बेटा, लिख लो एक बार अच्छे से। 1 to 4 में हम लोग कौन से बुक्स बनाते हैं? सबसे पहले बनाते हैं सेल्स और परचेज की बुक। सबसे पहले तो बनाते हैं कैश बुक, फिर सेल्स परचेज की बुक, असेट और लायबिलिटी की बुक, और चौथा, ये तो सबके लिए बनाना पड़ता है, कैश बुक हर कंपनी बनाती है, सेल्स परचेज की बुक हर कंपनी बनाती है, असेट लायबिलिटी हर कंपनी बनाती है। देखो कैश बुक में क्या चला गया सर, सारे इनकम और सारे एक्सपेंस चले गए, सेल परचेज में सारा खर्च स्टॉक आ गया, और कंपनी की असेट लायबिलिटी यहाँ आ गई, मतलब सब सारा कुछ आ गया वहाँ पे। बस्ता से चौथा है MMPP कंपनी के लिए, यहाँ पे बनता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स MMPP मतलब सर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, चार बातें। MMPP मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोडक्शन, परचेस, ठीक है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस, सॉरी, इनकी क्या बनता है, कॉस्ट रिकॉर्डिंग बनती है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनता है प्रॉपरली। चलिए डन गाइस। फिर प्लेस कौन सा रहेगा बुक्स रखने का सर, आप भी सबको पता है अच्छे से, मैंने बताई दिया था। बुक्स कहाँ रखते हैं हम लोग, हमेशा रजिस्टर ऑफिस से बुक्स हम लोग मेंटेन करते हैं। सर क्या कोई और प्लेस में आप बुक्स मेंटेन कर सकते हो क्या? यस सर आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए AOC 5 भरना पड़ेगा और MGT 14 भरना पड़ेगा, क्योंकि आपने मेंबर से अप्रूवल लिया रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी और जगह पे बुक्स मेंटेन कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है। यू नीड टू इन्फॉर्म टू ROC कि सर हम लोग कहीं और जगह पे बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग रजिस्टर ऑफिस से बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम बुक्स कहीं और मेंटेन कर रहे हैं, ये बताना पड़ता है, ठीक है। फिर सब बातें बहुत इजी एक्चुअली। कैन यू मेंटेन द बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट? यस सर, ये तो परमिटेड है, हालांकि ऑप्शनल है, बट आप तो खैर जिस हिसाब से कोविड होने के बाद तो मुझे लगता है कि वैसे ही अब आजकल सारी कंपनी कैसे मेंटेन कर सकती है, अकाउंटिंग कर सकती है इलेक्ट्रॉनिकली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी वी हैव सो मच प्रोसेसेस, वी हैव, आई होप यू नो अबाउट ERP है, SAP है, इसके थ्रू ऐसी भी आजकल अकाउंटिंग पूरी की जाती है, ठीक है, डिफरेंट है। अमित शर्मा 128 24 में डिफरेंस है क्या? पूरा डिफरेंस है। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, 94 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, रजिस्टर्स ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर्स है, रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स। 128 इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, वो सब चीजें। फिर प्रॉपर सिस्टम अगर होना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्शन, हु कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? सर ऑब्वियसली मुझे बताओ, बुक्स को इंस्पेक्ट करने का पावर क्या मेंबर्स के पास है क्या? कैन मेंबर्स इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट? जल्दी बताइए हाँ या ना। कैन मेंबर्स इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स? मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते,
बात समझिएगा, मैं बात कर रहा हूं मेंबर्स इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्ट मतलब 12 महीने काम करे बीओडी, और एक मेंबर आए बाहर से जिसको 12 महीने में अकल नहीं है। अबे तेरे पास इतनी अकल थी तो तू कंपनी चलाता क्यों नहीं है? तेरे पास इतनी अकल है, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूं, सॉरी, मैं मेंबर को बोल रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेंबर को। मेंबर को अगर इतनी अकल थी कि सर आके क्या करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स की बुक्स को इंस्पेक्ट कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन सर उससे एक ही चीज है, क्या कोई इतना समझता है तो तू सर आके कंपनी चलाना, भाई तेरी कंपनी है, तू मेंबर है। इंस्पेक्ट करने का पावर सिर्फ डायरेक्टर्स को मिलता है, ध्यान से सुनना अच्छे से। मेंबर्स के पास यही चीज है कि जो इंस्पेक्ट नहीं कर सकते मेंबर्स, बाकी वो रजिस्टर्स बुक्स वगैरह जो है वो इंस्पेक्ट कर सकती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकती। दे विल जस्ट डायरेक्टली, पता है जब एजीएम होती है, बात समझो अच्छे से, एक और बात ध्यान रखो, एजीएम जब होती है एजीएम, तो वो क्या करते हैं मेंबर्स, अप्रूव करते कि अडॉप्ट करते, बताओ जल्दी से, डू दे अप्रूव और डू दे अडॉप्ट? अकाउंट्स को वो लोग 129 सेक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, वो क्या करते हैं, अप्रूव कि अडॉप्ट? सर सिर्फ अडॉप्ट करते हैं, अप्रूव करने की लायकी, आई एम यूजिंग द लूज वर्ड, बट औकात नहीं है शेयर होल्डर की क्या करने की, अप्रूव करने की। अप्रूव करने की औकात भी नहीं है शेयर होल्डर की, उसकी लायकी भी नहीं है। हाँ, अगर तुमको समझता था तो तुमसे डायरेक्टर बन के आओ और कंपनी चलाओ। है ना, अप्रूव्ड बाय, अरे प्रशांत सिंह, ऑडिटर अप्रूव नहीं करता, ऑडिटर बनाता है, उसको साइन करता है। अप्रूव बाय बीओडी, यस, रिकमेंडेड बाय ऑडिट कमेटी, सबसे पहले ऑडिट कमेटी चाहिए, ऑडिट कमेटी क्या करती है, उसको पास ऑन करती है, फिर अकाउंट्स क्या, ऑडिटर क्या करता है, उसको साइन करके अप्रूव करता है, फिर बीओडी भी अप्रूव करती है, और फिर आखिरी में आता है किसके पास, शेयर होल्डर के पास, जो सिर्फ क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। शेयर होल्डर की लायकी बिल्कुल भी नहीं है क्या करने की, उसको अप्रूव करने की, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं ना, आप शेयर होल्डर, आप सब स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे नोट्स है, आपको दो ऑप्शन है, या तो आप सर क्या कर सकते हो, मेरे नोट्स को अडॉप्ट करोगे या तो आप स्किप करोगे। आप सर आके मुझे बोलोगे इस पर ये पॉइंट डालो ये पॉइंट डालो, इस पर ये क्यों डाला आपने, ऐसा क्यों किया हुआ है, तो एक काम कर, तो यहाँ आ जा, तो यहाँ आ जा, तो मैं क्या जॉब छोड़ दूँ, मतलब मैं जॉब छोड़ दूँ वाला है कि डायलॉग तो मी बनता है, तो मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मैं घर बैठता हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, चलो। तो वैसे वाली बात हो गई है कि सर मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो अप्रूव मतलब अडॉप्ट करो या तो आप बाहर जा सकते हो। सर आप मेरे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, मेरे को अप्रूव नहीं कर सकते, तुषार सर हम बताएंगे ये सही बना है कि नहीं। अबे तुम बताओगे ये सही बना है कि नहीं, पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। डिसलाइक वाले नहीं आएंगे, डिसलाइक वाले तो वीडियो देखते रहते अपना, वो वीडियो देखते रहते फिर जाके अपने क्लास में पढ़ाते हैं वीडियो, ऐसा। अभी तो मुझे मालूम, मेरे पास सबूत भी है ऐसे वाले, अभी तो मैं बहुत जल्दी केस करने वाला हूँ, मेरे पास सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, तो मैं बहुत जल्दी केस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को तो एक बंदा पकड़ में भी आ गया ऐसा, जो मेरे वीडियोस को सुन के एग्जांपल देख के वही चीज़ों को यूज़ करके पढ़ाता है, ठीक है ना। वो सबूत ही मिल गया मेरे पास। सो एनीवेज, सो वो नहीं आएंगे, वो तो सर सुनते हैं, वो क्या को बताएंगे आके, वो क्या को आके बताएंगे यहाँ पे, वो तो चुपचाप सुनने आते हैं, कॉपी करके ले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाके वही पेश करके आ जाते हैं, ठीक है ना। एनीवेज चलो, तो खैर छोड़ दो, बात समझ में आ गया। इंस्पेक्शन समझ में आ गया आपको। इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, सर डायरेक्टर्स कर सकते हैं इंस्पेक्शन, और ऑब्वियसली आरओसी कर सकता है, आरडी कर सकता है, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है। चलिए, पीरियड ये आपको पता ही अच्छे से, पीरियड फॉर बुक्स कितने मेंटेन होगी, 8 साल के लिए, ये आप जानते होंगे अच्छे से, बुक्स टू बी मेंटेन फॉर 8 ईयर्स। और एक और चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट चाहे तो, सीजी बोले तो 8 साल के ऊपर भी मेंटेन हो सकता है। सर सीजी क्यों बोलेगा ऐसा, ऐसा किसी कंपनी, जैसे अभी एग्जांपल मैं बात करता हूं किंगफिशर की, या फिर गीतांजलि ज्वेलर्स, पीएनबी बैंक, क्या इन सब कंपनियों की बुक्स को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए बोला जा सकता है क्या? यस है, क्योंकि इन सब कंपनियों की इसमें कुछ तो भी लफड़ा हुआ है, तो क्या इन लोगों को क्या बोलते हैं, मेंटेन करने के लिए बोला जा सकता है, यस से बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े फिर। 8 साल के बाद रीओपन, नहीं रीओपन की बात नहीं हो रही बेटा, ये अमित शर्मा
8 साल के बाद रीओपन कर सकते क्या बुक्स? बुक्स तो मेंटेन रहेगी, आपको फेंक देना है अगर आपको लगता है तो आप स्क्रैप कर दो। बट मैं बताऊँ, अच्छी अच्छी कंपनी जो होती है, अच्छी अच्छी कंपनियाँ, वो क्या करती है पता है? जैसे मैं सोलार का काम देखता हूँ नागपुर में, सोलार कंपनी 1995 में बनी थी, 1995 में। इस कंपनी के सर आज भी बुक्स क्या होते हैं पता है? प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। 1995 के भी बुक्स मेंटेन्ड है इन्होंने बाकायदा एक स्टोर रूम बना के रखा हुआ है, और सारे बुक्स क्या करते हैं स्टोर रूम में जमा करके रखते हैं, जबकि चाहे तो ये फेंक सकते हैं। बट वॉट दे डू इज दे डू इट फॉर देमसेल्फ, दे डू इट फॉर देमसेल्फ, कि यार हमको खुद को ही कभी अगर लगता है कि चेक करना है तो मेंटेन करते हैं, तो करते हैं ना ये कंपनियां, मेनी कंपनीज डू दैट। लास्ट में पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन रिस्पॉन्सिबल है सब अकाउंट्स बनाने के लिए? सर एमडी। अच्छा, मतलब एमडी बनाएगा, मतलब एमडी बुक्स बनाएगा, बुक्स एंड अकाउंट्स एमडी मेंटेन करेगा? नहीं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी में ऑब्वियसली टीम बहुत होती है, जैसे बीएमएल, अब बीएमएल का अकाउंट्स मैं बनाऊंगा? नहीं सर, मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट पूरी अकाउंटिंग करता है, सीए आके क्या करता है, उसको ऑडिट करता है, वो पूरा काम करता है अकाउंटेंट और सीए वगैरह। बट मैं एज ए एमडी जिम्मेदार हूँ, रिस्पॉन्सिबल बोला गया, रिस्पॉन्सिबल, तो शॉर्ट में केएमपी, यस वेरी गुड, है ना सागर, केएमपी बोल सकते हैं हम लोग। केएमपी क्या करेगा? जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है एमडी, डब्ल्यूटीडी, सीएफओ क्योंकि फाइनेंस है, और साथ में एनी द पर्सन जो कि बीओडी से इंटरेस्टेड है, तो उसमें सीएस का नाम पक्का ही आएगा। यानी इन शॉर्ट 4 लोग ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी आप लोगों की है बुक्स को बनाने की। आप डेफिनेटली एमडी बुक नहीं बनाता सर, एमडी के पास इतना टाइम थोड़ी सर कि वो बुक्स बनाता बैठे, हाँ, बट जिम्मेदारी एमडी की जरूर आती है बुक्स मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। पेनल्टी हमने बात कर ली, तो ये तो खैर नथिंग टू टीच इन दिस। स्टेटमेंट्स, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? चलो ये तो बहुत ही आसान सा पॉइंट है, इसमें सिर्फ 1-2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सर क्या, जैसे ये अमेंडमेंट हुआ था, पहले सब्सिडी कंपनी था, अब इसमें क्या आ गया सर, एसोसिएट कंपनी आ गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी मेक अ सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आप पढ़ते हो शायद अपने अकाउंट्स में भी, अभी ग्रुप 2 में अकाउंट्स का चैप्टर होगा जहाँ पे आप पढ़ते होंगे डेफिनेटली इसको, जिसका नाम होता है सीएफएस, कंसोलिडेशन। इसमें हम किसको किसको मर्ज करते हैं, होल्डिंग कंपनी तो ठीक है, साथ में सब्सिडरी भी ठीक थी, फिर बाद में अमेंडमेंट के बाद इसको डाला गया, एसोसिएट कंपनी भी डाली गई और जेवी भी डाला गया, ठीक है? ये सब चीज़ें डाल करके ये सब कंपनी क्या बनाती है, अकाउंट्स अपने बनाती है, ठीक है? और उसका फॉर्मेट पूरा AOC 1 में होता है। AOC मतलब अकाउंट्स ऑफ कंपनी, यहाँ पे AOC 1, AOC 2, AOC 4 हम लोग भरते हैं ROC को, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे सेक्शन 136, 137 में। ROC को हम लोग कौन सा फॉर्म भरते हैं, AOC 4, ठीक है? वो सब आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो ये सब बातें स्किप करने लायक है, मतलब इसमें वही सेम लोग, कौन जिम्मेदार है, वही सेम लोग सर जो वहाँ पे पढ़ाए गए थे, और पेनल्टी भी वही है, वही सेम लोग है, वही KMP, टू बी वेरी प्रिसाइज, जो KMP की कैटेगरी के लोग हैं वो सारे लोग वहीं पे आते हैं, ठीक है ना? एसोसिएट में और डिफरेंस क्या है? वेरी गुड तानिया, बट आई गेस वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी, है ना? वैसे ही बात है, वेरी गुड क्वेश्चन तानिया, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। ये लेवल पे आप पूछ रहे हो सर व्हाट इज एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, बट डोंट वरी, मेरा काम बताने का है। जॉइंट वेंचर, व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? सर सेक्शन 2 क्लॉज 6, जिस कंपनी में किसी और कंपनी ने क्या किया हुआ है, 20% के ऊपर सिग्निफिकेंट कंट्रोल लिया हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंट्रोल लिया हुआ है। और जेवी में क्या होता है, जेवी में कंट्रोल लेते नहीं सर, 2 कंपनियां साथ में आके काम करती है, आप उसमें आपने किसी कंपनी में शेयर बाय के जरूरी नहीं होता है, दे हैव मेड अ जॉइंट वेंचर, और 2 कंपनियां मिलकर काम करती है। सर ए कंपनी ने बी में कितना होल्ड किया, कुछ होल्ड नहीं किया, बी ने ए में होल्ड नहीं किया, दे आर हैविंग अ एसोसिएशन, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस है। और व्हाट इज एसोसिएट कंपनी सर? जब आप किसी में 20% के ऊपर होल्ड करते हो, एंड व्हेन यू होल्ड मोर देन 50%, सर आप क्या बन जाते हो उस कंपनी के होल्डिंग, और वो क्या बन जाती है आपकी सब्सिडरी। सो मोर देन 50% होल्डिंग सब्सिडरी, बिलो 50% बट अबव 20% एसोसिएट कंपनी, एंड बिलो 20%, बट देन यू हैव अ वेंचर, आप मिलके काम करते हो कोई पर्टिकुलर पर्पस को, तो वो भी यहाँ पे आता है। राइट गेस तानिया, समझ में आएगा तानिया? परफेक्ट है, चलिए तो ये भी हो गया हमारा। फिर मैंने आपको ये बता चुका हूँ पहले भी, बहुत आसान सा ही है, आसान सा पॉइंट है। टॉपिक का नाम क्या है, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, क्विकली हो जाएगा। रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स, सेबी, कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी और कोई भी पर्सन कंसर्न्ड, जिसमें कि क्रेडिटर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। ये देखो अमित शर्मा, एनडी और आरजेडी जॉइंट वेंचर है, गठबंधन, महागठबंधन है ना। एनीवेज,
तो ये सब लोग हैं, ये लोग किसको अप्रूव करेंगे सर? एनसीएलटी को। क्या बोलेंगे सर कि हमारे अकाउंट्स कंपनी के क्या करवा दो, खुलवा दो, अकाउंट्स कंपनी के खुलवा दो। उनको लगता है सर कि अर्लियर अकाउंट्स क्या थे, फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए थे, या फिर पुराने अकाउंट्स क्या थे, मिसमैनेज हुए थे। तो वो एनसीएलटी को बोलेंगे, एनसीएलटी क्या करेगी, उनके बोलने के बाद एक तरह से आपको यहाँ पे कंफर्म करके देगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, पूरे फ्लो चार्ट में मैंने बना के दे दिया है। और तो वॉलंटरी में क्या होता है, सेम टॉपिक है, बट डायरेक्टर को लगता है, क्या लगता है कि सर जो कंपनी के एफएस मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किए, तो वो जाके ट्रिब्यूनल को बोलेंगे सर अकाउंट्स ओपन करना है। बट ये कब के अकाउंट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल पुराने अकाउंट्स हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर 2005 के खोल रहे हैं अपन अकाउंट, उतने पुराने नहीं, 3 साल पुराने अकाउंट, 3 फाइनेंशियल ईयर पुराने अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हो। डन सर। अब आप पूछो सर ये 130 में फर्क क्या क्यों है? जब 131 में कोई ओपन कर ही रहा है तो फिर 131 क्यों? अरे सर 131 में क्या, 130 में क्या होगा, अगर कोई बाहर वाला ओपन करेगा ना तो गाली पड़ेगी, अगर आप खुद ओपन कर लेंगे तो क्या होगा? मान लो मैंने आपको पढ़ाते हुए कुछ मिस्टेक करी, लेट से, वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है, पर मैंने कोई कंसेप्ट रॉन्ग पढ़ाया आपको, है ना। मैंने आपको ये बोल दिया कि नाफरा जो होता है, अभी 132 पढ़ने वाले, नाफरा क्या होता है, NFRA, नाफरा क्या होता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, मतलब नेशनल फाइनेंशियल, NFRA क्या होता है सर, ये कंपनी है सर, ये कंपनी है सर, मैंने कुछ में से झूठ पढ़ा दिया आपको, NFRA कंपनी है, तो आपको पता चल जाएगा तुषार सर ने झूठ पढ़ाया है, फिर आप आके मेरे को बोलो तुषार सर आपने झूठ पढ़ाया है, इससे मेरी बदनामी ज़्यादा होंगी। या तो ऐसा भी हो सकता है सर मैं नेक्स्ट डे क्लास में आऊँगा जब, तो मैं बोलूँगा आई एम सॉरी गाइस, मेरे से मिस्टेक हो गई थी सर, नाफरा कंपनी नहीं होती सर, नाफरा एक अथॉरिटी है सर, एक्चुअली नाफरा कंपनी सर, मिस्टेक हो गई सर मुझसे, सॉरी, नाफरा एक अथॉरिटी है सर, और वो अथॉरिटी क्या करती है सर, पूरे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है और जो सीएज होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको पूरा नजर रखती है उनके ऊपर में, ऐसा मैं आपको बोलूँ, यस SFIO ऐसा। तो ये मैं अगर आपको आके नेक्स्ट डे बोलूँ तो सर कम से कम झूठ तो मैंने पढ़ाया था, बस सर मेरी कम से कम इज्जत बनी रहेंगी। तुषार सर चलो आप में इतनी गट्स है, इतने आप में सर हिम्मत है कि सर आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट डे आके ये बोल सकते हो सर कि ठीक है हो गई मिस्टेक मुझसे, तो दैट्स रियली कमेंडेबल। तो ये वाली बात है बट सर मैं नहीं बताऊं और आपको नेक्स्ट डे मालूम पड़े या कहीं मालूम पड़े तो सर तो दैट इज माई बिगेस्ट मिस्टेक। तो वो वैसे वाली बात हो गई है, इसलिए 130 भी लगता है कई बारी, बट 131 ज़्यादा बेटर है जब आपको खुद को मालूम पड़ जाए कि सर हमसे मिस्टेक हो गई थी अकाउंट्स में, एररनेसली बनाया गया था, जानबूझ के नहीं किया सर, हमको लगता था कि कुछ गड़बड़ हो गई है और मिस्टेक हो गई सर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जाकर के ट्रिब्यूनल को बोल सकते हैं सर कि हमको रिवाइज करना है अकाउंट्स को और नया फाइल करना है, प्लीज़ हमको परमिशन दे दो, तो आपको एनसीएलटी परमिशन दे देगा। ठीक है, नाफरा हो गया। 133 मैंने बता दिया था आपको, जो ICAI होती है, ICAI वालों ने क्या बना के रखा है, प्रॉपर्ली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो आपको क्या करना है, प्रॉपर्ली फॉलो करना है। तो ये पॉइंट 133 में आ जाता है। 134 इज बोर्ड रिपोर्ट। 134 इज बोर्ड रिपोर्ट। व्हाट इज बोर्ड रिपोर्ट सर, क्या फर्क है दोनों में मुझे बताओ तो, FS में और BR में क्या फर्क है? ये बहुत फेमस सेक्शंस है 129 134। FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड द वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे सारी बातें पैसे को लेके आती है, यहां पे सारी बातें पैसे को लेके आती है। और 134 में ज्यादातर पता है कौन सी बातें आती है, नॉन मॉनिटरी। बस ये समझना बहुत जरूरी है, इससे ज्यादा बेटर मैं समझा सकता नहीं आपको। बाकी थ्योरी वेरी बहुत है, पॉइंट भी बहुत लंबा है, पर मेन पॉइंट बताऊं क्या है, सबसे बड़ा पॉइंट ये 2 पॉइंट्स है। ये पॉइंट बात करता है पैसों को लेके, फाइनेंशियल एंगल को लेके, और ये बात करता है नॉन मॉनिटरी एंगल को लेके। जैसे डायरेक्टर रिजाइन कर दिया, ये बात कहाँ आएंगी, यहां आएंगी नहीं सर। सर यहां पे सिर्फ ये मालूम पड़ सकता है कि 2018-19 की जो बैलेंस शीट थी उसमें हमारा सेल्स था 300 करोड़ का, और या उल्टा लेते सॉरी 19-20 में हमारा सेल्स था, क्या था 19-20 में 300 करोड़ का, 20-21 में सेल कितना है हमारा 200 करोड़ का। अब लोग क्या पढ़ेंगे इसको, जब लोग पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे अरे कंपनी तो लॉसेस में है ना। पहले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था 300 करोड़, अब से 2020-21 में प्रॉफिट कितना है कंपनी का 200 करोड़। कंपनी कितनी खराब है, अरे 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 तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अभी तो सर यहाँ पे बताएंगे कोरोना था, सेल्स हुआ ही नहीं हमारे से, बच्चों समझ मत करो, अरे 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 सर
कोरोना था सर, हमारे इसमें सेल्स ही नहीं हुआ, क्या करेंगे, कुछ हो ही नहीं पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझ में आ गया, कोरोना पढ़ना पड़ा, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ है। तो अंडरस्टैंड माय पॉइंट, समझ में आ रहा है बात तो आपको। सर यहाँ पे बहुत सारी बातें आती है जो फाइनेंशियली ज़्यादातर नहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब सॉरी फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट है बट उसको फाइनेंशियली लिख सकते नहीं। मान लो कंपनी में 2 डायरेक्टर रिजाइन कर दिए, कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर दिए। कैन यू राइट दिस एग्जाम्पल हियर? क्या आप सर इधर लिख सकते क्या पहले वाले एग्जाम्पल में? बताओ, हाउ कैन यू मेक द एंट्री टू डायरेक्टर डेबिट टू लॉस ऑफ रेपुटेशन क्रेडिट, ऐसे लिखोगे क्या? टू डायरेक्टर डेबिट या 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेबिट टू लॉस ऑफ रेपुटेशन क्रेडिट, ऐसे लिखोगे? अकाउंटिंग एंट्री पास करोगे? नहीं सर, इसकी अकाउंटिंग एंट्री थोड़ी, सर ये फाइनेंशियल थोड़ी ट्रांजेक्शन है। अब अरे बट सर किसी कंपनी में 4 इंडिपेंडेंट रिजाइन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? किसी कंपनी के 4 इंडिपेंडेंट रिजाइन होना मतलब क्या हो, समझते हो? समझते हो? इस कंपनी में सर बहुत बड़ा झोल है, लिखो। बात समझ में आ गया क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो दिस इज व्हाट इज टू बी रिटन इन द बोर्ड रिपोर्ट। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन हो रहे हैं, बात समझिए सर। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखते, देखो सर कितनी मीटिंग हुई, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट्स में आप बाद में पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना? कितनी मीटिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन आया कि नहीं आया, कितने लोन्स दिए गए, क्या अफेयर है कंपनी का, रिजर्व में ट्रांसफर किया क्या, डिविडेंड बांटा क्या, कंपनी की पोजीशन में क्या क्या, देखो ये जो मैंने बताया आपको, मटेरियल चेंजेस क्या क्या हुए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये सब बातें यहाँ पे दी जाती है। कंपनी ने एनर्जी सेव करने के लिए क्या किया, कंपनी ने टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या किया, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे की जाती है। चलिए, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। फिर वैसे डीआरएस होता है, डीआरएस, अरे सर वो नहीं, धोनी रिव्यू सिस्टम नहीं है हमारा। डीआरएस का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डीआरएस, ठीक है, वो यहाँ पे कवर किया जाता है। तो व्हाट इज डीआरएस? इस पे आप बता दो सर कि हमने कंपनी ने क्या किया, हमेशा स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है, ये सब बातों का जिक्र यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना? कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस पर है, कंपनी ने प्रॉपर केयर ली हुई है अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने में, इस बात की पूरी एंट्री की जाती है। बस अब बाकी ऐसे कुछ है नहीं, रिपोर्टिंग करना पड़ता है, मेंबर्स को भेजना पड़ता है। ये मेन पॉइंट ये वाला, ये पढ़ लेते हैं मेन पॉइंट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। लेट्स कम टू 137, कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट टू बी फाइल टू आरओसी। आरओसी को आपको क्या करना है? कॉपी फाइल करनी पड़ती है। तो कब करनी पड़ती है सर आरओसी को फाइल? बताइए कब करनी पड़ती है आरओसी को फाइल कॉपी, जल्दी बताइए। हेलो, चलिए, हाँ जी, तो अकाउंट्स को फाइल करने पड़ते हैं एजीएम के 30 दिन के अंदर, ठीक है ना? एजीएम के 30 दिन के अंदर, एजीएम जिस दिन होगा, जिस दिन अकाउंट्स क्या होंगे सर? अडॉप्ट होंगे, उसके विद इन 30 डेज, उसके विद इन 30 डेज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन पॉइंट देखो, इफ स्टेटमेंट्स आर नॉट अडॉप्टेड और ऑन एजीएम, देन आपको क्या करना है? विद इन 30 डेज आपको क्या करना है? आरओसी को फाइल करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 डेज, यस वेरी गुड अमलान, 60 डेज किसके लिए होता है? वो होता है सर एनुअल रिटर्न के लिए, सेक्शन नंबर 92 है ना, सेक्शन 92, सेक्शन 137, 92 किसके लिए बेटा? एनुअल रिटर्न के लिए। और ये किसके लिए सर? बैलेंस शीट के लिए। इसलिए टाइम कितना बताया गया है? 60 डेज। कब से 60 डेज? फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। और ये कितने दिन के लिए? विद इन 30 डेज। अच्छा, एक और चीज, फॉर्म नंबर क्या होता है इसका? MGT 7, इसका फॉर्म नंबर क्या है?
AOC 4। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, मेन पॉइंट ये वाला है, इफ AGM इज नॉट हेल्ड, if AGM is not held, then statement of facts for not holding AGM should be filed with ROC within what? 30 days from the last day before which AGM should have been held. क्या बोला मैंने? If AGM is not held, then the statement should be filed within 30 days from the date from which AGM should have been held. AGM should have been held. AGM should have been held. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जल्दी बताइए मुझे एग्जाम्पल इसका। लेट्स से लास्ट ईयर 2018-19 की जो AGM थी वो हुई थी, सुनना अच्छे से एग्जाम्पल, ठीक है ना। 2018-19 की AGM जो हुई थी वो हुई थी 24 मई 2019 को, ठीक है। इस साल कोई AGM नहीं हुई है। मुझे बताइए आप AOC 4 ROC को कब फाइल करोगे? मुझे डेट बताइए आप। डेट है 2020 की। मुझे आप सिर्फ दिन और महीना बताइए जल्दी से, जल्दी से। क्वेश्चन क्लियर है? 18-19 की AGM कब हुई थी? 24 मई 2019 को। 2019-20 की जो AGM है, 19-20 की जो AGM है वो सर इस साल नहीं हुई है। तो आप मुझे बताइए AOC 4 ROC को किस तारीख के अंदर भरना चाहिए? आप मुझे सिर्फ तारीख बताइएगा बेटा, तारीख बताइएगा, ज्ञान मत दीजिए, थ्योरी मत दीजिए, तारीख बताइए। मैं तब तक कॉल कर लेता हूं क्योंकि मेरी नई क्लास है 11 बजे की, हमारे मैडम की, उनको एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। आई वॉन्ट अ डेट। सर माझा क्लास सुरू आहे, तर 11 तुम्ही लाईव्ह जाणार आहे? हां, मग ठीक आहे, मग परफेक्ट, मग काही टेन्शन नाही आहे। ठीक ठीक ठीक, कारण की माझा लाईव्ह नाही, माझा लाईव्ह सुरू आहे ॲक्च्युली, तर ते काय तर तुम्ही सुरू केलं बरोबर बरोबर बरोबर, बाकी काही नाही। ठीक ठीक ठीक, चालेल चालेल, ओके ओके ओके। हाँ जी सर, क्या आंसर आया है? अफसोस, एक भी आंसर सही नहीं है। अफसोस, एक भी आंसर सही नहीं आया अब तक। कौन सी लैंग्वेज बोली सर? मराठी लैंग्वेज, मराठी। अभी तुम मराठी में मत ध्यान दो, मेरे लैंग्वेज में ध्यान दे, आंसर तो दे नहीं रहे यहां पे। चलिए, पहला आंसर मेरे पास आया है, वो है अमित शर्मा का, जो मुझे सही लग रहा है। अमित शर्मा, आपको मिलता है मेरी तरफ से डेयरी मिल्क, 100 रुपये वाला डेयरी मिल्क। यू कैन गो टू द शॉप एंड परचेज योर सेल्फ एंड गिफ्ट टू योर सेल्फ। बधाई हो। आंसर आएगा 23 या 24 सितंबर। आंसर आएगा सर 23 या 24 सितंबर, 23 या 24 सितंबर। कैसे सर? देखो भाई, एजीएम हुई नहीं है, अगर होती तो कब होती बताओ मुझे जरा। अगर एजीएम होती तो कब होती? आपको मैंने पढ़ा था सेक्शन में 96, यहां पे आपको सेक्शन में 96 का भी जिक्र करना है। मतलब दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन सेक्शन 96 रेड विथ 137। दो सेक्शन को बीच में घुसाया गया है, दो सेक्शन बीच में घुसाया गया है। अगर एजीएम होती तो कब होती? सर 24 मई को हुई थी लास्ट टाइम। 24 मई से 24 मई 12 महीना, 24 जून, 24 जुलाई, 24 सितंबर, नहीं बे अगस्त, सॉरी मैं भी गड़बड़ कर रहा हूं। अगर एजीएम होती तो 24 मई से 24 मई 12 महीना, 24 जून, 24 जुलाई, 24 अगस्त। अगर एजीएम होती तो कब तक होती? ऑन और बिफोर 24 अगस्त 2020। मानते हो? यस सर मानते हैं, मानते हैं सर। अगर एजीएम होती तो कब होती सर? 24 अगस्त के
पहले होती है, 24 अगस्त को होती है। और सर आपको फाइल कब करना है, यहां से 30 दिन के अंदर, खत्म। सबको समझ में आ गया? क्या होगा, अभी क्लास चल रही है ना, व्हाट हैपेंड? कुछ लोग बोल रहे हैं बफर हो रहा है करके, आई डोंट थिंक बफर हो रहा है, क्लास इज गोइंग ऑन, क्लास तो चल रही है, आई कैन सी दिस। एक बार रिफ्रेश करिएगा, सही तो है क्लास? हाँ जी, क्लास तो सही चल रही है, वेरी गुड, परफेक्ट। पता नहीं क्या हो गया था लोगों को, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। 2018-19 की एजीएम कब हुई समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद ये मीटिंग थी, तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा आंसर कैसे आया है 23 सितंबर का। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ये वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट सबको बेटा?